विजय जी आता हूँ, भुवन भास्कर साहब को शामिल करता हूँ। भुवन साहब, मतलब कांग्रेचुलेट कर दिया जाए आपको कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर और लीड लेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जिस ओर रुझान आपके आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सूत्र दिया था पीडीए प्लस इंडिया, इसके साथ उत्तर प्रदेश के मातृशक्ति, उत्तर प्रदेश के युवा और उत्तर प्रदेश के किसान आके खड़े हो गए। मुझे लगता है जो अंतर और जो हमारा पिछली बार का स्कोर आपको पता है 2019 में हम लोग 5 पे खड़े थे, और मुझे लगता है इसका श्रेय केवल मैं इसको देना चाहता हूँ। नहीं सर, अभी वैसे मैं आपको एक बात और बताऊं, 2015 में बिहार में चुनाव था विधानसभा का, 14 राउंड तक आरजेडी बहुत आगे थी, पटाखे फूट गए, लड्डू बांट दिया गया और 15वें राउंड से जो है नतीजा पलट गया। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, अभी क्या ये बहुत अर्ली है या थोड़ा आपको लगता है कि नहीं अब जो है बस है? अगर है तो ऐसा क्या हो गया कि समाजवादी पार्टी अचानक उभर गई, बीजेपी गौन हो गई, राम मंदिर का मुद्दा था, सब कुछ शांत हो गया? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहते। कॉन्फिडेंस इसलिए है कि जनता के बीच में जाके काम करा है, और मैं खुद 5 लोकसभा में जनता की नब्ज को समझने का, उनसे बात करके अपना अनुभव लिया। और मैं गाजियाबाद, बागपत, कन्नौज, मैनपुरी और आजमगढ़ 5 जगह मैं स्वयं गया हूं, और मैंने देखा था युवाओं में जो विरोध था उत्तर प्रदेश में, परीक्षा लीक होने के कारण, बेरोजगारी के कारण और किसानों का दुर्दशा थी। आप उन पे हत्या करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, और देखिए किस प्रकार 750 किसानों की हत्या हो जाती है, और जो आय दुगनी की बात थी वो झूठी निकलती है। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो पोल खुल जाती है, आप देखिए बनारस में खुलने का काम हुआ, मणिपुर में खुलने का काम हुआ, ब्रिजभूषण सिंह जी के पहलवानों के साथ क्या हुआ पूरे देश ने देखने का काम करा, कानपुर में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, पूरे हाथरस में क्या हुआ, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पोल खुली है, तो मुझे लगता है कि मातृशक्ति, युवा और किसान। इसका मतलब जो 2 भाइयों की जोड़ी कही जा रही थी उत्तर प्रदेश में, 2 लड़कों की जो हालांकि अब बहुत वरिष्ठ नेता बन चुके हैं युवा नेता से, वो उसका समीकरण, उसकी दोस्ती रास आ गई। देखिए, थोड़ा सा मैं राजनीति में थोड़ा पुराना हूँ, 30 साल से मेरा सामाजिक राजनीतिक जीवन है। उस आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ, देश काल समय परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। 2000 सर आता हूँ, भुवन जी मैं आता हूँ, एक बार जरा मैं विकास चंद्रा का रुख कर लूँ, बीजेपी दफ्तर पर है। विकास, क्या निराशा नजर आ रही है या फिर अभी भी उम्मीद है और ये पॉजिटिविटी भी है कि भाई हम जो आंकड़ा लेकर बैठे थे हम उसके पास पहुंच रहे हैं? ये देखिए, अभी बयानों में तो पूरी उम्मीद है और सभी नेता इस पर अड़े हुए हैं कि देखिए साहब, अभी तो 6 राउंड 7 राउंड की मतगणना हुई है, अभी शाम तक होनी है। आप दोपहर होते होते देखिएगा कि सरकार तो हमारी बनेगी और मजबूती के साथ बनेगी। लेकिन बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। वो सोच रहे थे कि 2019 की तरह से जैसे ही पोस्टल बैलेट खुलेगा उसके बाद ईवीएम खुलेगा और लगातार हमारी बढ़त रहेगी और उसी तरीके से हम बढ़ते आगे चले जाएंगे और धुआंधार इस बार बीजेपी 370 का आंकड़ा छुएगी, एनडीए 400। तो उन सब बातों पर अब बीजेपी की जो नेता और प्रवक्ता पार्टी दफ्तर में, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब इस पर हम क्या बोलें, कैसे बोलें, डिफेंड कैसे करें। क्योंकि जिस कांग्रेस को ये डबल डिजिट में नहीं मान रहे थे, रुझानों में देखिए तो वो अभी 3 डिजिट में कांग्रेस है। सपा को जहां बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, सपा कहाँ है उसको देखिए। खासतौर पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश को लेकर के बीजेपी का कोई भी नेता और कार्यकर्ता मरी से मरी हालत में भी 65 सीट से कम नहीं दे रहा था। कहा था कि बहुत स्थिति खराब होगी तो हम 65 सीट जीतेंगे। हालांकि ग्राउंड की रियलिटी अलग थी। मुझे लगता है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, या तो ग्राउंड रिपोर्ट पर उसने ध्यान नहीं दिया, और एक जो मुझे समझ में आ रहा है, जो शुरू से मैं इस बात को कह रहा हूं कि अब चुनाव है तो बहुत सारे मुद्दे, एजेंडे, कारण पर डिस्कशन होंगे, उसका विश्लेषण होगा। लेकिन मैं मोटे तौर पर सबको समाहित करके एक ही बोलूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी थी। इनके कार्यकर्ता मोहित हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं आपसे छोटा सा सवाल लेना चाहती हूँ जिसपे आप बात कर रहे हैं कि ग्राउंड